नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में सांख्यिकी, जैसा कि आप इसके पहले वीडियो में आपने देखा था कि सहसंबंध क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, सहसंबंध का गुणक क्या होता है और मात्रात्मक या संख्यात्मक दृष्टि से उसे कैसे उसका वर्गीकरण या विभाजन किया जाता है। तो सहसंबंध से प्राय होता है कि जब दो चरों में, दो परिवर्तियों में, दो वेरिएबल्स में जब समान रूप से अगर कोई वृद्धि हो रही है, दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, तो वहां पर धनात्मक सहसंबंध। जब एक चर बढ़ रहा हो, दूसरा चर उसके विपरीत दिशा में जा रहा हो, तो वहां पर ऋणात्मक। और जहां पर एक चर बढ़ता जा रहा हो लेकिन दूसरे चर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता हुआ स्थिर रहता है, तो वहां पर शून्य सहसंबंध माना जाता है। तो सहसंबंध मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रात्मक दृष्टि से और दूसरा होता है गुणात्मक दृष्टि से। तो गुणात्मक दृष्टि जो होती है उसमें हम एक रेखीय लाइनियर कोरिलेशन, और दूसरा जो होता है उसका वक्रात्मक अर्थात कर्व लाइनियर। तो कर्व लाइनियर और लाइनियर की दृष्टि से जो सहसंबंध होता है वह गुणात्मक भाव को प्रकट करता है, उसको दर्शाने का प्रयास करता है। और दूसरा जो होता है जो मात्रात्मक या क्वांटिटी की दृष्टि पे जो चलता है, संख्यात्मक की दृष्टि पे जो चलता है, वह जो सहसंबंध है वह मूल रूप से तीन प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, जिसके विषय में चर्चा काफी की गई। अब हम ये देखेंगे कि जो धनात्मक सहसंबंध होता है या ऋणात्मक सहसंबंध होता है अथवा जो शून्य होता है, इनमें हम कैसे संख्याओं को निर्धारित करते हैं। तो इसके लिए किसी भी पदमालाओं को किन्हीं दो विषयों में या किन्हीं दो चरों का अगर हमें परस्पर संबंध को ज्ञात करना है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है, तब हम सहसंबंध का प्रयोग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें एक पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड होता है और दूसरा है स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड, यानी गुणनघात विधि। गुणनघात विधि यह जो है पियर्सन की है, कार्ल पियर्सन। इन्होंने जो गुणनघात विधि से अर्थात दोनों पदमालाओं का सबसे पहले उसका मीन निकालते हैं, मीन से उन पदमालाओं का परस्पर चर ज्ञात करते हैं, विचलन, और उन विचलनों का वर्ग करते हैं। फिर उस जो विचलन ज्ञात होते हैं उन विचलनों का यक्स और वाई के रूप में अगर हम मान लेते हैं कि दो पदमालाएं हैं, दो चर हैं, एक चर यक्स है और दूसरा वाई है, तो यक्स और वाई के अगर हमें अंक या चर दिखाई पड़ रहे हैं, उसके जो आंकड़े स्कोर्स अगर हमें दिए हुए हैं, तो उसके आधार पर हम यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कार्ल पियर्सन के द्वारा, उनके गुणनघात विधि के द्वारा, प्रोडक्ट मूवमेंट विधि के द्वारा, कि सबसे पहले हम यक्स और वाई इन दोनों का अलग अलग मीन निकाल लें, मध्यमान निकाल लें। मीन निकालने के बाद उसमें से यक्स को जितने भी उसके चर हैं, जितने भी उसके स्कोर्स हैं, आंकड़े हैं, जो उनके प्राप्तांक हैं, उनको घटा लें, उससे उसका विचलन ज्ञात कर लें। इसी तरह से वाई जो चर है, जो वाई यानी दूसरा विषय है, उसमें जो प्राप्तांक या स्कोर्स हैं उसका भी मध्यमान निकाल लें और उस मध्यमान से उनका परस्पर विचलन ज्ञात कर लें, डेविएशन ज्ञात कर लें। तो जब हम डेविएशन को ज्ञात करते हैं तो एक यक्स हो जाता है, दूसरा वाई के रूप में आता है, अर्थात एक विचलन यक्स और दूसरा विचलन वाई। फिर इस यक्स और वाई को परस्पर गुणा करके हम सिग्मा यक्स वाई की कल्पना आगे चलकर करेंगे, क्योंकि सूत्र जो होता है उस सूत्र के आधार पर हमें प्रक्रिया को करना पड़ता है। उसी तरह से जब हमें यक्स और वाई का विचलन ज्ञात हो जाता है, अर्थात दोनों चरों का अलग अलग विचलन ज्ञात हो जाता है, तो उस यक्स को स्क्वायर कर लेते हैं और वाई को भी अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर को जोड़ करके सिग्मा यक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ करके सिग्मा वाई स्क्वायर। इस तरह से दोनों चरों का अलग अलग हम सिग्मा माने योग स्क्वायर में ज्ञात कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम करते क्या है, उसको सूत्र का प्रयोग करके सहसंबंध को ज्ञात करते हैं। ये होता है गुणनघात विधि, अर्थात पियर्सन की, कार्ल पियर्सन की जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है,
उसके लिए हमें करना क्या है, तो आइए हम पहले एक उदाहरण लेते हैं, सूत्रों को देखते हैं, उसके आधार पर इसको लगा करके समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सहसंबंध विधि क्या है, गुणनघात विधि, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। इसकी संरचना किसने किया है, कार्ल पियर्सन ने किया है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि किसी विद्यालय में कुछ छात्रों के रिजल्ट हैं जो 2 विषयों के प्राप्तांक हैं, एक विज्ञान है और दूसरा गणित है। विज्ञान और गणित में 10 छात्रों के प्राप्तांकों के स्कोर को दिखाया गया है। माने विज्ञान के छात्रों का जो स्कोर हो उसको x के रूप में और गणित के छात्रों का जो अंक है उसे y स्कोर के रूप में दिखाया गया है। तो आप देखेंगे जैसे विज्ञान और गणित 2 विषय हो गए, दोनों विषयों में परस्पर जो प्राप्तांक हैं उनके अंदर सहसंबंध कैसा है, संख्यात्मक रूप से मात्रात्मक रूप से हम इसे जानने का प्रयास करेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे वो धनात्मक में है कि ऋणात्मक में है, कि वह उच्च संबंध है कि पूर्ण संबंध है, कि सामान्य सहसंबंध है कि निम्न सहसंबंध है या शून्य सहसंबंध है। तो इसको हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब पहले हम विज्ञान और गणित 2 विषयों के उन प्राप्तांकों को ले लेते हैं। तो देखिए विज्ञान के प्राप्तांक यहाँ पर हैं और गणित के प्राप्तांक यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको हम विज्ञान के प्राप्तांक को x चर के रूप में और गणित के प्राप्तांक को y चर के रूप में लिख रहे हैं। इसी x और y का प्रयोग हम आगे चलकर करते रहेंगे। सूत्र क्या है प्रोडक्ट मूवमेंट का, आप देखेंगे सूत्र है r का प्रत्यय होता है रो का प्रत्यय होता है कि जब हम कोरिलेशन को ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं तो वहां पर ये जो r लिखा हुआ है, इस r का मतलब ही होता है कि वह रो माने सहसंबंध, गुणक, कोफिशिएंट अर्थात कोरिलेशन कोफिशिएंट, उस गुणक को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार से r इसका जो है हम यहाँ पर लेखन करते हैं, इसका प्रदर्शन करते हैं, जो यह बताता है कि रो अर्थात सहसंबंध बराबर होता है सिग्मा एक्स वाई बटा अंडर रूट माने कड़ी में सिग्मा एक्स स्क्वायर गुणे सिग्मा वाई स्क्वायर। तो सूत्र क्या है, अगर हम सूत्र को पहले समझ लेते हैं तो लगाने की जो विधि होगी वह बिल्कुल सरल हो जाएगी, क्योंकि हमें उन्हीं प्रोसेस को लेना है जो हमें सूत्र में चाहिए। तो एक प्रक्रिया हम आगे चलकर करेंगे। तो देखिए जो सूत्र है वह क्या है, रो बराबर सिग्मा एक्स वाई, यानी जो पदमाला x और y है इसमें हमें x y को ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरा है बटे अंडर रूट माने करणी में सिग्मा एक्स स्क्वायर गुणे सिग्मा वाई स्क्वायर, अर्थात प्रत्येक पदमाला का प्रत्येक चरों का हमें स्क्वायर भी ज्ञात करना है और उसका योग भी लेना है, सिग्मा भी लेना है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, r माने सहसंबंध गुणक अर्थात कोरिलेशन कोफिशिएंट को r के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा एक्स वाई का प्राय होता है x और y के विचलनों के गुणनफल का योग। ध्यान देना है x और y के विचलनों का जो उसका डेविएशन है, उन डेविएशन का जब परस्पर गुणा करेंगे और उन गुणा करने के बाद उनका जब योग लेंगे गुणनफलों का योग, वही क्या होगा सिग्मा एक्स वाई। अर्थात हमें x का मीन के द्वारा डेविएशन ज्ञात करना होगा, y का मीन के द्वारा डेविएशन ज्ञात करना होगा, फिर जो डेविएशन d होगा उन दोनों को परस्पर x y d को जब गुणा कर लेंगे तब वह x y अर्थात डेविएशन अर्थात उस विचलनों के गुणनफल का तब सिग्मा योग होगा। हमें x सिग्मा x y लेना अर्थात विचलनों के गुणनफल का योग। अगला है सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर का क्या है कि x का मध्यमान से विचलनों के वर्गों का योग, माने x पदमाला जो है उसका मध्यमान से जो विचलन ज्ञात करेंगे उन विचलनों का वर्ग कर लेंगे, वर्गों का परस्पर योग कर लेंगे तो वह सिग्मा एक्स स्क्वायर कहलाएगा। इसी तरह से सिग्मा वाई स्क्वायर का प्राय होता है कि y का मध्यमान से विचलनों के वर्गों का योग, अर्थात जो y पदमाला है, जो y चर है, वेरिएबल है, उसके मीन के द्वारा उसके विचलनों को ज्ञात करेंगे, प्राप्तांकों को उसमें से विचलित करेंगे अर्थात उसमें से डेविएशन करेंगे और फिर जो डेविएशन प्राप्त होगा उसका वर्ग कर लेंगे, वर्गों का पुनः जोड़ कर लेंगे। इस तरह से सिग्मा वाई स्क्वायर में ज्ञात हो जाएगा। इसलिए हमें करना क्या है, सबसे पहला काम जो होगा वह हमें मध्यमान ज्ञात करना होगा। जब मध्यमान ज्ञात कर लेंगे दोनों का अलग अलग तो उसी के आधार पर हम विचलन डेविएशन कर पाएंगे। तो आइए देखिए विज्ञान और गणित 2 विषय हैं, 2 चर हैं, x और y के रूप में इसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो x इसमें देखिए जो अंक है 5, 10, 5, 11, 12, 4, 3, 2, 7, 1। उसी तरह से गणित के जो अंक हैं उसे y चर के द्वारा दिखाया जा रहा है
1 6 2 8 5 1 4 6 5 2। मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, अर्थात इनका योग, जितने पद हैं, जितने स्कोर हैं, इनका योग कर लें और इसमें जितनी संख्या है, जितने नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात 10 छात्रों का है तो 10 का उसमें भाग दे देंगे। तो देखिए इसका हम जोड़ जब करते हैं तो आ जाता है 60। चूंकि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट स्कोर्स कितने हैं, वो 10 हैं, तो 60 में जब हम 10 का भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मीन बराबर 6 आ गया। इसी तरह से जब y को हम जोड़ते हैं, इसका मीन निकालते हैं, तो देखिए 1 6 2 8 5 1 4 6 5 2 जोड़ेंगे तो आ जाता है 40। चूंकि यहां भी 10 नंबर्स हैं तो 10 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4 भागे 10। देखिए 4 आ गया, यानी मीन बराबर 4 आ गया। अब हमें क्या करना है कि जो x है जिसका मीन 6 आया है, इसी 6 को, मीन को हम समस्त जो प्राप्तांक है x के, उसमें से इसको घटा देंगे और घटाने के बाद जो कुछ आएगा उसे हम x के कॉलम में लिख लेंगे अलग से। उसी तरह से y का जो मीन है, जैसे 4 आया है, इस 4 को इसके प्रत्येक प्राप्तांकों में से घटाते हुए चले जाएंगे और उसको y के कॉलम में लिख लेंगे। ध्यान देना है कि इसमें माइनस और प्लस के चिन्हों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि x और y हमें अंत में सिग्मा xy के रूप में लेना है, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस के चिन्हों का ध्यान देना है, इसे छोड़ना नहीं है, इसका ध्यान देना है। तो आइए एक एक पदमाला को लेकर के चलते, एक एक चरों का हम मीन से डेविएशन लेते हैं। तो सबसे पहले x का जो है हम डेविएशन ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, 1 में से मीन को घटाएंगे 6 को, तो 1 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा, -5 हो जाएगा। देखिए x के कॉलम इसको हम लिख रहे हैं, x वाला है तो x के कॉलम में आगे जा रहा है। इसी तरह से 7 में से फिर हम 6 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से 2 में से 6 को घटाएंगे, क्योंकि 2 कम है 6 ज्यादा, तो -4 आ जाएगा। 3 में से 6 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। इसी तरह से 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। 12 में से 6 को घटा रहे हैं तो 6 हो जाएगा। 11 में से 6 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि सब प्लस में है। 5 में से 6 को घटाएंगे तो 6 ज्यादा, इसलिए -1 होगा। 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 होगा। इसी तरह से 5 में से 6 घटाएंगे तो फिर -1 होगा। अब यह जो है x पदमाला का जो डेविएशन है वह ज्ञात हो गया, यानी इसका विचलन हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरा जो पदमाला है गणित का है, गणित के अंकों को जिसको हम y के रूप में लिख रहे हैं, इस y पदमाला का भी, इस y चर का भी हमें डेविएशन ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे जो पदमाला जो प्राप्तांक हैं, इन प्राप्तांकों में से जो इसका मीन 4 है, इसको परस्पर घटा करके y के कॉलम में लिखते चले जाएंगे, प्लस माइनस का ध्यान देते हुए। तो देखिए 2 में से 4 को घटाएंगे तो चूंकि 4 ज्यादा 2 कम है, इसलिए -2 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 4 में से 4 घटेगा 0 हो जाएगा डेविएशन। 1 में से 4 घटेगा तो -3। 5 में से 1 घटेगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा। 8 में से 4 घटेगा तो 4 होगा। इसी तरह से 2 - 4 करेंगे तो 4 ज्यादा है, इसलिए -2 होगा। 6 में से 4 घटेगा तो 2 होगा और 1 में से 4 घटेगा तो -3 होगा। अब आपका मीन से डेविएशन x और y का अलग अलग ज्ञात हो गया। अब डेविएशन को चेक करने के लिए होता क्या है, उसको हम किस प्रकार से सिद्ध करें कि हाँ वो सत्य है, उसकी सत्य निष्ठा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जब इसको परस्पर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। डेविएशन हमेशा जोड़ने पर क्या होता है, 0 होता है। तो जब आप जोड़ेंगे तो आप जोड़ करके देख लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये अगर 0 आता है तो समझिए कि आपका डेविएशन निकालने की मीन के द्वारा जो डेविएशन ज्ञात करें वो बिल्कुल सही है। अब अगला कॉलम क्या है, क्योंकि हमें x² और y² लेना है, तो सबसे पहले हम x को क्या करेंगे, स्क्वायर में बदल लेंगे, y को स्क्वायर में बदल लेंगे, तो x² को लिखेंगे और y को y² में हम लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए, पहले x² को करेंगे, 5 है तो जब स्क्वायर करेंगे तो जो माइनस होगा वह भी प्लस में हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये झंझट खत्म हो जाते हैं कि प्लस लिखे कि माइनस लिखे, अर्थात सब के सब प्लस हो जाते हैं वर्ग होने पर, क्योंकि ऋण का ऋण से गुणा होने पर वह प्लस होता है, माइनस का माइनस गुणा करने पर प्लस होता है, धन हो जाता है। तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 2 दूनी 4, 6 36, 5 25, 1 कम
एक 4 चौके 16 और 1 एकम 1, देखिए वर्ग हो गया। ax स्क्वायर माने विचलन का वर्ग हमने कर दिया। अब इसी तरह से y जो विचलन है उसका भी वर्ग कर लेते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, इसको y वर्ग में लिखेंगे। ध्यान ये देना है कि जिस का वर्ग करेंगे उसी का कॉलम लेकर के उसको लिखना भी है। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 0 का 0 होगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। इसी तरह से 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा, 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 हो गया। आपका x वर्ग भी ज्ञात हो गया और y वर्ग भी ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है, x वर्ग को जोड़ लेना है, y वर्ग को जोड़ लेना है। इस तरह से जोड़ कर लेंगे तो सिग्मा x स्क्वायर हो जाएगा, y वर्ग को जोड़ लेंगे तो सिग्मा y स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसका जोड़ लेते हैं। देखिए x स्क्वायर में 1 है 16, 1 25, 36, 4 9, 16, 1 25 जोड़ते हैं कितना हो जाता है 134, यानी सिग्मा x स्क्वायर बराबर 134 हो गया। इसी तरह से y वर्ग को आपस में जोड़ लेते हैं सिग्मा y स्क्वायर ज्ञात करने के लिए। तो देखिए 9 4 4 16 1 9 0 4 1 4, इसको जब हम जोड़ते हैं सिग्मा y स्क्वायर तो आ जाता है 52 52। अब हमें x y चाहिए। x y के लिए क्या है, जो विचलन हमने ज्ञात किया है x और y का, उसको हम परस्पर गुणा कर लेंगे। तो गुणा करिए, देखिए x है ये y है, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो देखिए 10 हो जाएगा। प्लस माइनस के हाथ ध्यान देना, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस, -5 गुणे -2 बराबर प्लस 10 हो जाएगा। इसी तरह से 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा। -4 गुणे 2, देखिए प्लस और माइनस की बात है, तो 4 माइनस है 2 प्लस है, तो योग क्या होगा 4 दूना 8, यानी -8 हो जाएगा। इसी तरह से 3 गुणे 0 0 हो जाएगा, -2 गुणे -3 बराबर +6 हो जाएगा, 6 गुणे 1 6, 5 गुणे 4 20, 1 गुणे 2 2, 4 गुणे 2 8 और -1 गुणे -3 बराबर 3 हो गया। इस तरह से हमने विचलन में जो x और y ज्ञात किया था, x विचलन का y विचलन के साथ गुणा करके विचलन x y हमने लिख लिया। अब देखिए हमें x y को जोड़ करके सिग्मा x y करना है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले प्लस और माइनस के चिन्ह कितने आए हैं, तो आप देख रहे हैं सब प्लस 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 प्लस, यहाँ पर -8 आया है, बाकी सब प्लस है। हम यहाँ देख रहे हैं -8 है, यहाँ पर +8 है, तो इसलिए +8 में से जब 8 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमने क्या किया, सबसे पहले क्रॉस कर दिया, यानी इसको हटा दो। जोड़ने में घटाने की कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको हमने -8 और +8 को एक दूसरे से डिवाइड करके काट दिया। अब हमें क्या करना है, 3 2 20 6 6 1 10, इसको हमें जोड़ लेना है। जब हम जोड़ते हैं तो सिग्मा x y हो जाता है, जो आ जाता है 48। अब देखिए सिग्मा x y 48, सिग्मा y स्क्वायर 52, सिग्मा x स्क्वायर 134। अब हमें सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र क्या हमारा है, सूत्र है रो बराबर माने कोरिलेशन बराबर सिग्मा x y बटा अंडर रूट, यानी करड़ी में सिग्मा x स्क्वायर गुणे सिग्मा y स्क्वायर। अब इसी सूत्र पर हमें इसको रख देना है। तो आइए हम इसको साफ कर लेते हैं पहले, इसके बाद इस पर सूत्र को लगाते हैं, सूत्र पर रख देते हैं। तो ये देखते हैं कि कितना इसका अंक आता है लगाने पर, हल करने पर, और किस प्रकार का सहसंबंध इसमें पाया जाता है। वह सहसंबंध उच्च होगा, पूर्ण होगा, अथवा निम्न होगा, सामान्य होगा, या शून्य सहसंबंध होगा, अथवा किसी भी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं पाया जाएगा। तो आइए, चूंकि सारी चीजें हमें ज्ञात हो चुकी हैं, अब हम सूत्र पर इसे रखने का प्रयास करते हैं। देखिए सूत्र लिखते हैं, रो बराबर सिग्मा एक्स वाई बटा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर गुणे सिग्मा वाई स्क्वायर। सब कुछ हमें ज्ञात है, तब लिख लीजिए सिग्मा एक्स वाई कितना आया है, आप देखेंगे सिग्मा एक्स वाई बराबर 48 बटा सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका 134 आया है, 134 गुणे सिग्मा वाई स्क्वायर 52 आया है। हम यहाँ पर 52 लिख लेंगे, चूंकि एक करड़ी के अंदर है अंडर रूट, जिसको हम अंडर रूट कर लेते हैं। अंडर रूट हमने कर लिया। अब करना क्या है, 48 माने रो बराबर 48 बटा, यानी अंडर रूट जो 134 और गुणे 52 है, इसको हम परस्पर गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करते हैं
तो कितना आ जाएगा, आप 134 में जब 52 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6968, 6968। यानी हमने 134 गुणे 52 को करके अंडर रूट में ही रखा। अंडर रूट लेने का मतलब होता है कि इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना होगा। वर्गमूल जब आप ज्ञात करेंगे तो जो वर्गमूल आएगा उसी वर्गमूल को हम 48 में भाग दे करके प्राप्त कर लेंगे उन कोफिशिएंट गुणक की संख्या को। तो आइए देखते हैं, बराबर 48 बटा, जब इसका हम वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल आ जाता है 83.4 समथिंग, 83.4। अब देखिए अंडर रूट हट गया क्योंकि वर्गमूल लिया जा चुका है। जब इसको हम पुनः सॉल्व करते हैं तब आ जाता है 0.578 आदि, इसलिए 0.57 आ जाता है। तो चूंकि 7 के बाद 8 आदि आ रहा है इसलिए इसे हम 0.58 मान लेते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर देखिए सब प्लस में है इसलिए यह धन माना जाएगा, धनात्मक। क्योंकि जो ऋण का चिन्ह था आपने देखा पहले समाप्त हो चुका था सिग्मा एक्स वाई के रूप में। अब यहाँ पर सब प्लस प्लस ही है इसलिए प्लस 0.58। अब आपको ध्यान देना है जो गुणक हमें प्राप्त हुआ वो कितना है, आर बराबर प्लस 0.58। अब आपको उस डिग्री की आवश्यकता है जो सहसंबंध की मात्रा का चार्ट बताया गया था। चार्ट में क्या था, अगर 1 आता है तो पूर्ण सहसंबंध होगा, अगर 0.75 से 1 के बीच में आता है तो उच्च सहसंबंध होगा, और जब 0.25 से 0.75 के बीच में आएगा तो वह साधारण सहसंबंध होगा। तो देखिए 0.25 और 0.75 के बीच में ही 0.58 या 0.57 पड़ता है। चूंकि प्लस में है इसलिए धनात्मक होगा। तब इसे हम क्या लिखेंगे, सहसंबंध कैसा है, धनात्मक साधारण सहसंबंध। यानी जो सहसंबंध है वह कैसा है, धनात्मक है और साधारण है। तो इस तरह से आपने कैसे इसे लगाया, यानी लगाने के सबसे पहले हमें जो दो पदमाला या दो विषय या दो चर लिए हैं जिनको हम यक्स और वाई के रूप में लिखते हैं, यक्स का मीन ज्ञात कर लेते हैं, वाई का मीन ज्ञात कर लेते हैं। उस मीन को यक्स के समस्त चरों में से उसको स्कोर में से घटा करके यक्स ज्ञात करते हैं, अर्थात विचलन यक्स। और उसी तरह से वाई के मीन को प्रत्येक चरों में से घटा करके हम वाई विचलन ज्ञात करते हैं। फिर इन विचलनों को परस्पर गुणा करके यक्स वाई कर लेते हैं। यक्स का स्क्वायर करके सिग्मा यक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर करके सिग्मा वाई स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से जब हम जोड़ते हैं और इस वर्ग को निकालते हैं तो आ जाता है सिग्मा एक्स स्क्वायर 134, सिग्मा वाई स्क्वायर 52, सिग्मा एक्स वाई 48। जब हमें सब कुछ ज्ञात हो जाता है तो इस सूत्र का प्रयोग करके, सूत्र क्या है, रो बराबर सिग्मा एक्स वाई बटा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर गुणे सिग्मा वाई स्क्वायर, और इसी सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। देखिए हमने प्रयोग किया तो सिग्मा एक्स वाई आया था 48, इसलिए 48 बटे सिग्मा एक्स स्क्वायर गुणे सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 134 गुणे 52। देखिए 134 गुणे 52, फिर 134 में गुणे कर जब 52 कर लिया गया तो आ गया 6968। अंडर रूट है चूंकि करड़ी में है इसलिए इसका वर्गमूल ले लिया गया। तो फिर आ गया 48 बटे 83.4। जब इसको हम भाग देते हैं तो आ जाता 0.57। अब आप इसको 0.57 भी कह सकते हैं या दशमलव के 3-4 स्थानों तक जाएंगे तो वहां पर चूंकि 7 के बाद वह 9 के लगभग में आता है इसलिए उसे हम 0.58 भी कह सकते हैं, अथवा आप 0.57 या 8 कुछ भी हो उस पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम 0.57 लिखते हैं तो वह भी सही है। 0.58 अगर इसको कर लेते हैं, माने इसको दूसरे स्थान पर उसको बढ़ा लेते हैं तो आप 0.58 ये भी सही है। अब हमें देखना है कि धन में आया है कि ऋण में आया है, तो उत्तर चूंकि इसका धनात्मक है। अब यह संख्या जो गुणक में कोफिशिएंट के रूप में हम जब देखते हैं तो मात्रात्मक रूप में जब हम वहां पर चार्ट को देखते हैं, सारणी को देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि 0.25 से लेकर के 0.75 तक
अगर वह गुणक प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त होती, मात्रा प्राप्त होती, डिग्री मिलती है, तब उसे हम साधारण सहसंबंध कहेंगे। चूंकि यह सहसंबंध साधारण सहसंबंध है, लेकिन ये धनात्मक, इसलिए धनात्मक साधारण सहसंबंध है, इसे कहा जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट मूवमेंट अर्थात कार्ल पियर्सन के इस विधि के द्वारा हमें दो पदमालाओं में परस्पर जो उसकी तुलना किया, उसका जो संबंध ज्ञात किया, वह संबंध कैसा मिला, ना तो बहुत ज्यादा निम्न है, ना बहुत उच्च है, बल्कि वह साधारण है और धनात्मक है। इस प्रकार से अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें, और चैनल से अगर अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो उसको आप तुरंत सब्सक्राइब करें। और शिक्षा प्रतियोगिता संबंधित किसी भी प्रकार के वीडियोज को अगर तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन तुरंत जानना चाहते हैं, तो आप बेल आइकॉन की बटन को जरूर दबाएं।